तो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद विकास पाठक में। तो आज का वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो से के साथ ही हम लोग एक नए सीरीज का शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें हमारा टारगेट है कि जितना भी चैप्टर है, सोशल साइंस का हो, चारों सब्जेक्ट का, या तो फिर साइंस का तीनों सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, सारे का चैप्टर वाइज डिटेल्ड आपको नोट्स दिया जाए और साथ ही साथ आपको पूरा डिटेल में एक्सप्लेन भी किया जाए। ये हमारा टारगेट है। तो आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं सोशल साइंस के साथ, जिसमें सोशल साइंस में ज्योग्राफी भूगोल वाले सब्जेक्ट से शुरू करेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है संसाधन एवं विकास, रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। तो उसका हम लोग कंप्लीट में नोट्स के साथ साथ पूरा डिटेल में एक्सप्लेन देखना चाहते हैं। तो दोस्तों, जो नए बच्चे हैं जो चैनल पर आए हैं, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ये जो नोट्स है दोस्तों, आप लोगों के लिए मैं काफ़ी ज़्यादा मेहनत से बनाया हूँ और इसको पढ़ के आप अच्छे से अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा आप वीडियो को शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि हर एक विद्यार्थी जो दूर दराज ग्रामीण इलाके के हैं, सभी को इससे हेल्प मिले। तो देखिए दोस्तों, इसमें आपको 5 से 6 या हो सकता है 7 पार्ट मिलेगा, क्योंकि लंबा आंसर भी है। और दोस्तों, इस नोट्स का ख़ास बात ये है कि इसमें सारे एस्पेक्ट्स को मैंने कवर किए हैं, और साथ ही साथ इसके जितने भी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव, उसके बाद आप जैसे लघु उत्तरीय या दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन होते हैं, सारे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, ठीक है, इस नोट्स में। तो वीडियो जो है थोड़ा छोटा-छोटा बनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं जहाँ से बिलॉन्ग करता हूँ वहाँ इतने नेट की थोड़ी प्रॉब्लम है नेट की, तो थोड़ा अब वीडियो अपलोड करने में हो जाता है प्रॉब्लम। तो आप इसके लिए आपको 5 या 6 पार्ट मिलेगा, और हर हर चैप्टर का एक अलग प्लेलिस्ट बना रहेगा, ठीक है। जैसे ज्योग्राफी का प्लेलिस्ट अलग रहेगा, इकोनॉमिक्स का अलग रहेगा, हिस्ट्री का अलग रहेगा, पॉलिटिकल साइंस का अलग रहेगा। तो इसके लिए आप बेफिक्र रहें, और टाइम टू टाइम प्लेलिस्ट को अपडेट भी किया जाएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम है संसाधन और विकास। तो सबसे ही पहला ही टॉपिक है हमारा कि संसाधन क्या होता है, रिसोर्स क्या होता है, ठीक है। तो तो इस बात करते हैं संसाधन का। तो हमारे चारों ओर पाए जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी होती है, हमारे चारों ओर पाए जाने वाली वह प्रत्येक वस्तु जो हमारे लिए उपयोगी होती है और हमारे कार्यों को आसान बनाती हो, और साथ ही साथ सार्वजनिक रूप से स्वीकार हो, मतलब सभी को ये स्वीकार भी होनी चाहिए और हमारे जीवन को आसान भी बनाती हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, संसाधन, ठीक है। तो संसाधन अंग्रेजी के रिसोर्स शब्द का हिंदी रूपांतरण है। संसाधन जो है वो अंग्रेजी के रिसोर्स से बना है, और रिसोर्स जो है वो फिर 2 शब्द से बना है, री यानी पुनः, तथा सोर्स यानी साधन के मिलने से। यानी इस प्रकार संसाधन पुनः साधन मिलने से संबंधित है। संसाधन का अगर उदाहरण का बात करें तो हवा हो जाएगा, पानी हो जाएगा, मिट्टी हो जाएगा और भूमि, ये सारे क्या हैं, संसाधन के उदाहरण होते हैं। तो दोस्तों, संसाधन आप हम लोग जान चुके हैं कि संसाधन क्या होता है, लेकिन कोई भी वस्तु जो है वो संसाधन कब बनती है, कोई भी वस्तु हमारा जो है वो संसाधन कब बनेगा, तो उसके लिए भी कुछ एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले जब हमें उसकी ज़रूरत हो, यानी जब हमें किसी भी संसाधन की ज़रूरत हो। अगर कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे सपोज़ कि मेरे पास एक पेन रखा हुआ है और अगर उसका हमको ज़रूरत अभी नहीं है, तो वो फिर मेरे लिए संसाधन नहीं है। लेकिन अगर उसका ज़रूरत आता है हमको, तो फिर वो संसाधन हो जाएगा। आगे जब उसका कोई मूल्य हो, जब उसका कोई वैल्यू हो, कोई भी पदार्थ हो या वस्तु हो, जब उसका कोई वैल्यू होता है, मूल्य होता है, तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, संसाधन। आगे जब उस वस्तु या पदार्थ का अपना महत्व हो, जब कोई पदार्थ है उसका अपना कोई खास महत्व होता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं संसाधन। अब देखते हैं कि संसाधन का महत्व क्या होता है हमारे जीवन में। तो संसाधन बड़े ही महत्वपूर्ण होते हैं। संसाधन जो हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। किसी भी देश की आर्थिक स्थिति संसाधन पर ही निर्भर करती है। तो दोस्तों, ये टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और ये जो मैं बताया हूँ अभी पॉइंट, कि किसी भी देश की आर्थिक स्थिति संसाधनों पर ही निर्भर करती है। तो इसमें देखा जाता है कि कोई भी देश कितना समृद्ध है, कि कोई भी देश कितना डिटेल, मतलब कितना उसका प्रति व्यक्ति आय है, क्या है, तो वो सारा चीज़ किसमें मेजर होता है, तो वो संसाधन पर। मतलब कोई भी देश में कितना पर्याप्त संसाधन है, कितना प्रचुर मात्रा, जैसे अगर संसाधन कोयला लें तो किसी भी देश में कितना कोयला का मात्रा है, या तो फिर कितना जो है उसका प्राइमरी सेक्टर वगैरह, चाहे जो भी कितना डेवलप है, तो उससे किसी देश का आर्थिक स्थिति का ही पता लगाया जाता है। और संसाधनों को संसाधनों को संसाधन कौन बनाता है, तो मनुष्य। संसाधनों को मनुष्य संसाधन बनाता है। एक बहुत बड़े भूगोलविद थे, जिम्मरमैन जिनका नाम था, वो उसने कहा था कि संसाधन बनते नहीं बल्कि संसाधन बनाए जाते हैं मनुष्यों के द्वारा। तो क्या होता है, संसाधन बनते नहीं बल्कि बनाए जाते हैं। ये कथन किसने कहा था, जिम्मरमैन, ठीक है। तो जिम्मरमैन को संसाधन भूगोल का जनक भी कहा जाता है दोस्तों। आगे देश की जीडीपी में योगदान। संसाधन जो है वो देश की जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है, जो देश के इकोनॉमिक कंडीशन को बताता है।
आगे किसी भी देश के विकास का एक मुख्य आधार होता है संसाधन, मतलब किसी भी देश का एक विकास करना है हमको तो उसका सबसे मेन मेजर क्या होगा, तो मेन मेजर हमारा संसाधन होगा। कोई भी काम के लिए संसाधन जो है वो काफ़ी ज़्यादा मेन रोल अदा करता है। आगे किसी भी संसाधन की उपयोगिता किन कारकों पर निर्भर करती है, कोई भी संसाधन है उसकी उपयोगिता किन कारकों पर निर्भर करती है, बताएं उसको। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कोई भी संसाधन तब तक संसाधन नहीं बनता कि जब तक कि हमको उसका उपयोग नहीं होता है। संसाधन की उपयोगिता निम्न बातों पर निर्भर करती है, जैसे मानव कुशलता, कि मानव जो है वो कितना कुशल है कोई भी वस्तु को संसाधन बनाने में। उसके बाद है मानव विकास का स्तर, मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट का जो लेवल है वो किस प्रकार से है। अगर भारत में देखा जाए तो ह्यूमन डेवलपमेंट का लेवल जो है वो विकसित देशों के मुकाबले में थोड़ी कम है, इसलिए कहा जाता है कि भारत अभी भी एक विकासशील देश ही है, यानी डेवलपिंग है। आगे वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान, किसी भी वस्तु को अगर हमको संसाधन बनाना है तो सबसे पहले हमको टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि वैज्ञानिक साइंटिफिक और अगर टेक्नोलॉजी का ज्ञान हमें नहीं होगा तो फिर हम बड़े बड़े मशीनें नहीं चला पाएंगे, तो फिर वो मेरे संसाधन के काम नहीं आएंगे। आगे कौशल विकास, मतलब स्किल डेवलपमेंट। तो किसी भी संसाधन, ठीक है, अगर कोई भी संसाधन है या टाटा में अगर ले लें कि टाटा कंपनी में हम काम कर रहे हैं वहाँ पर, तो फिर हमको उसके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि हमारा ये स्किल डेवलपमेंट हो, ताकि हम संसाधन को अच्छे से यूज करने के लिए काम कर सकते हैं। आगे वस्तु या पदार्थ का अपना महत्व होना चाहिए। कोई भी वस्तु या संसाधन तब बनता है जब उसका कोई अपना वैल्यू होता है, ये मैंने पहले भी बताया। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखें, संसाधनों का वर्गीकरण, कि संसाधन का जो है वो किस प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। तो संसाधनों का उपलब्धता के आधार पर 3 प्रकार से क्लासिफिकेशन किया गया है। सबसे पहला है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, ह्यूमन रिसोर्स, ह्यूमन आर्टिफिशियल रिसोर्स। और थर्ड है मानव संसाधन, क्योंकि मानव एक खुद भी संसाधन है, क्योंकि मानव सभी वस्तुओं को संसाधन बनाता है, इसलिए मानव भी एक संसाधन हुआ। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे प्राकृतिक संसाधन, जिसको हम लोग बोलते हैं नेचुरल रिसोर्स। और इसमें फिर हम लोग को बहुत लंबा बहुत सारे इसके टाइप्स पढ़ने होंगे। तो सबसे पहले है प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्स। तो वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। वैसे संसाधन जो हमें प्रकृति से प्राप्त होते हैं और बिना किसी अधिक संशोधन के उपयोग में लाए जाते हैं, उन्हें प्राकृतिक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण नदियों और झीलों का जल, मृदा, खनिज, वन और वायु। प्राकृतिक संसाधनों को विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया जाता है, जैसे उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हम 2 प्रकार से बांटते हैं इसको, जैव और अजैव, ठीक है। तो वैसे संसाधन जिनकी उत्पत्ति या प्राप्ति हमें सजीव यानी जीवमंडल से होती है, उन्हें जैव संसाधन कहा जाता है। इसे कहा जाता है बायोटिक, ठीक है, बायोटिक रिसोर्स। उदाहरण में अगर बात करें तो मनुष्य, वनस्पति जात, प्राणी जात और मत्स्य, ये आते हैं आपके जैव संसाधन में। दूसरा है एबायोटिक रिसोर्स, जिसको बोलेंगे अजैव संसाधन। तो वैसे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें हम लोग अजैव संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बने होते हैं, उन्हें अजैव संसाधन कहा जाता है। उदाहरण मिट्टी, चट्टान, धातुएं, खनिज और अयस्क, ये सभी क्या है, निर्जीव हैं, जिसमें जान नहीं होता है। आगे उपयोग, पुनः प्राप्ति या समाप्यता के आधार पर कहा जाता है कि उपयोग के आधार पर या पुनः प्राप्ति के आधार पर या समाप्यता के आधार पर। तो उसको बांटते हैं नवीकरण और अनवीकरण, ठीक है। ये वर्नरेबल और नॉन वर्नेबल। तो नवीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग, वैसे संसाधन जिन्हें भौतिक या यांत्रिक रासायनिक प्रक्रियाओं द्वारा पुनः एक बार उत्पन्न किया जा सकता है, यानी पुनः एक बार फिर से हम लोग इसका उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार के संसाधन को नवीकरण योग्य संसाधन कहा जाता है। उदाहरण क्या है, तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल, वन एवं वन्य जीवन, ये सभी हैं नवीकरण संसाधन के उदाहरण। आगे है अनवीकरणीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनके भंडार सीमित हैं, यानी जिनका जो मात्रा है वो सीमित है और एक बार समाप्त होने के बाद उनके निर्माण होने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाते हैं, उन्हें अनवीकरण संसाधन कहा जाता है। उदाहरण कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सभी क्या हैं, तो अनवीकरणीय, ठीक है। आगे है चक्रीय संसाधन। 3rd नंबर हमारा आएगा चक्रीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जो जिनका बार बार उपयोग किया जाता है, वैसे चक्रीय संसाधन कहते हैं उन्हें। यानी उदाहरण क्या हो जाएगा, जल एक चक्रीय संसाधन है। C नंबर का जो क्लासिफिकेशन है हमारा, वो है विकास के स्तर और उपयोग के आधार पर, ठीक है। विकास और उपयोग के स्तर के आधार पर क्या होगा, तो पहला होगा वास्तविक संसाधन, जिसे ज्ञात संसाधन भी कहते हैं।
तो वैसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात होती है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में किया जा रहा है उसे वास्तविक या ज्ञात संसाधन कहा जाता है। जैसे पश्चिम एशिया में खनिज तेल, हमारा पश्चिम एशिया क्या है, तो सऊदी अरब है, ईरान है, इराक है, वो सबको हम लोग वेस्टर्न एशिया बोलते हैं, ठीक है। तो वेस्टर्न एशिया में खनिज तेल की सबसे ज़्यादा प्राप्ति होती है और ज्ञात भी है, लेकिन और खुदाई भी हो रही है, वर्तमान समय में हम लोग यूज भी कर रहे हैं। हमारा इंडिया जो है आज भी खनिज तेल के मामले में पश्चिमी देशों से ही व्यापार करता है और उस पर ही निर्भर है। आगे महाराष्ट्र के दक्कन की काली मिट्टी, जैसे काली मिट्टी का निर्माण क्षेत्र कहाँ पर है, तो दक्कन पठार में है, दक्कन प्लेटू भारत में, क्योंकि वहाँ पर ज्वालामुखी क्रियाएं हुई थी और वहाँ पर काली मिट्टी का निर्माण हुआ था। तो महाराष्ट्र के दक्कन की काली मिट्टी एक ज्ञात संसाधन है और इसका हम लोग यूज भी कर रहे हैं कपास के लिए, क्योंकि इसको काली कपासी मिट्टी भी कहा जाता है। आगे झारखंड में कोयला और बॉक्साइट, ये सभी क्या है, तो ज्ञात संसाधन। आगे है संभाव्य संसाधन, जिसको बोलेंगे पॉसिबिलिज्म रिसोर्स। तो वैसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। वैसे संसाधन जिनकी मात्रा हमें ज्ञात नहीं है और जिनका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा है लेकिन भविष्य में उपयोग किया जा सकता है। अभी वर्तमान समय में इनका सही ढंग से विकास नहीं हुआ है, इसलिए अभी इसका उपयोग क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर इसका एग्जाम्पल का बात करें तो क्या हो रहा है कि लद्दाख में यूरेनियम, लद्दाख में एक यूरेनियम का भंडार है, लेकिन अभी उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वहाँ पर टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ है, इसलिए उसका खनन अच्छे तरीके से नहीं हो पा रहा है। आगे केरल के तटीय रेत में पाए जाने वाला मोनाजाइट, ठीक है। केरला जो है वहाँ पर एक तटीय रेत है, क्योंकि केरल जो है कोस्टल प्लेन में आता है और वहाँ पर मोनाजाइट एक रेत पाया जाता है, जिस रेत में पाया जाता है एक मोनाजाइट, ठीक है। आगे है राजस्थान और गुजरात में पवन और सौर ऊर्जा का अपार संभावना है, पर अभी ढंग से विकास नहीं हो पाया, इसके चलते उसका यूज अभी वहाँ पर नहीं हो पा रहा है। आगे हम बात करेंगे विकसित संसाधन के बारे में। थर्ड नंबर का जो हमारा था विकसित संसाधन, तो वैसे संसाधन वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण जो है मतलब सर्वे किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, उसे हम लोग विकसित संसाधन कहते हैं। वे संसाधन जिनका सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनके उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा भी निर्धारित की जा चुकी है, उसे विकसित संसाधन कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा भंडार, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है भंडार। तो भंडार क्या होता है कि उपयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधन की मात्रा को उस संसाधन का भंडार कहा जाता है। मतलब उपयोग करने के लिए उपलब्ध संसाधन, जैसे कोयला एक उपलब्ध करने के लिए है संसाधन, और फिर उसका जो भंडार होगा उस संसाधन का क्या कहलाएगा, भंडार कहलाएगा। यह हमारी आवश्यकताओं को पूर्ति कर सकता है, पर प्रौद्योगिकी के अभाव में हम उसकी पहुंच से क्या है, बाहर हैं। अभी प्रौद्योगिकी के अभाव में हम लोग बाहर हैं। जैसे जल क्या है, तो जल एक संसाधन है जिसको H2O बोलते हैं और यह हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। दोनों को अलग करने से हमें वायुमंडल में O2 की मात्रा भी अच्छी मिलेगी और सबसे बढ़िया जलने वाली H2 गैस एक बेहतरीन ऊर्जा संसाधन के रूप में कार्य कर सकती है। लेकिन अभी हम इसके पहुंच से बाहर हैं, क्योंकि हमारे पास इतना टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट नहीं हो पाया है। आगे है संचित कोष। तो संचित कोष मुख्यतः भंडार का ही एक प्रमुख हिस्सा होता है, जिसे उपलब्ध टेक्नोलॉजी की सहायता से प्रयोग में लाया जा सकता है। संचित कोष क्या है, तो भंडार का ही एक मुख्यतम रूप होता है, जिसे टेक्नोलॉजी के आधार पर हम लोग ला सकते हैं प्रयोग में, परंतु इनका उपयोग अभी आरंभ नहीं हुआ है। भविष्य में इनका उपयोग किया जा सकता है, तो भविष्य में किया जा सकता है। आगे हमारा क्लासिफिकेशन है वितरण के आधार पर। तो वितरण के आधार पर सबसे पहला है सर्वव्यापक संसाधन, ठीक है। तो वैसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं उन्हें सर्वव्यापक संसाधन कहा जाता है। सभी जगह क्या पाया जाता है, तो वायु, एयर। आगे है स्थानिक संसाधन। वैसे संसाधन जो किसी निश्चित स्थानों पर ही पाए जाते हैं उन्हें स्थानिक संसाधन कहा जाता है। उदाहरण जैसे लोह अयस्क, तांबा, कोयला, ये सभी क्या है, तो किसी पार्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं, इसलिए इन्हें स्थानिक संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट है स्वामित्व के आधार पर। तो स्वामित्व के आधार पर क्या होगा, सबसे पहला व्यक्तिगत संसाधन, ठीक है, व्यक्तिगत संसाधन यानी निजी भी बोल सकते हैं आप इसको, निजी संसाधन या व्यक्तिगत संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व कोई एक व्यक्ति विशेष के हाथों में होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहा जाता है, किसी एक व्यक्ति विशेष, ठीक है। उदाहरण घर, तालाब, चरागाह, कुआं या हमारा साइकिल या हमारा मोबाइल, ये सब क्या होगा, व्यक्तिगत संसाधन, क्योंकि मोबाइल पर सिर्फ मेरा ही अधिकार है, बाकी सोसाइटी का अधिकार उसमें नहीं होता है। नेक्स्ट है सामुदायिक संसाधन। तो वैसे संसाधन जिनका स्वामित्व पूरे समुदाय के हाथों यानी समाज में होता है उसे सामुदायिक संसाधन कहा जाता है। जैसे सार्वजनिक पार्क, स्कूल, कॉलेज, खेल का मैदान या कब्र गृह, ठीक है, यानी कब्र बोलेंगे उस सब में क्या होता है, या मंदिर बोल देंगे, तो वो सब सामुदायिक संसाधन है। आगे हमारा आता है राष्ट्रीय संसाधन।
तो वैसे संसाधन जो अपने देश के अंदर पाए जाते हैं और जिस पर देश की सरकार का अधिकार होता है, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। और इसमें अगर 2-3 मुख्य पॉइंट का बात करें तो सरकार को अधिकार है कि वह व्यक्तिगत संसाधनों को भी जनता के लिए यूज कर सकती है। अगर कोई व्यक्तिगत संसाधन है और सरकार को जैसे कि अगर कोई मेरा ज़मीन है और उस पर खुदाई हुआ और वहाँ पर क्या बोल सकते हैं, खनिज तेल निकल गया, तो सरकार क्या कर सकती है, उसे अपने गिरफ्त में लेके और जनता के लिए यूज कर सकती है उसको। तो व्यक्तिगत संसाधन होता है वो सरकार के अधीन भी हो सकता है, कहने का अर्थ ये निकल रहा है। आगे शहरी विकास प्राधिकरण को सरकार ने भूमि अधिग्रहण का अधिकार दिया हुआ है। जैसे अगर कोई भूमि निकला हुआ है तो सरकार ने उसे भूमि अधिग्रहण यानी भूमि को अपने कब्जे में लेने का भी अधिकार दिया हुआ है। आगे है कि इसके तहत सारे खनिज पदार्थ जैसे नेशनल हाईवे, उसके बाद आप बात करें तो स्टेट हाईवे, जल संसाधन, वन और राजनीतिक सीमाओं के अंदर सारी भूमि और 12 समुद्री मील यानी 22.2 किलोमीटर। अगर हम यहाँ पर बात करें हमारे भारत का जो नीचे वाला एरिया तो वहाँ से समुद्री मील तो 12 नॉटिकल मील अगर हम इधर आएंगे और 12 नॉटिकल मील इधर, तो हम वहाँ पर अपने संसाधन का खुदाई भी कर सकते हैं और हम बाकायदा उसको अपने देश में ला भी सकते हैं। तो ये होता है हमारा 12 नॉटिकल मील समुद्री सीमा, ठीक है। तक महासागरीय क्षेत्र के सभी संसाधन क्या होते हैं, राष्ट्रीय संसाधन होते हैं। नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। तो वैसे संसाधन जो तट रेखा से यानी कोस्टल प्लेन से 200 नॉटिकल मील यानी 370.4 किलोमीटर समुद्री मील की दूरी से भी बाहर पाए जाते हैं, उस पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता। इसे अंतर्राष्ट्रीय संसाधन कहा जाता है। इन्हें बिना अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की सहमति के उपयोग में लाया नहीं जा सकता, ठीक है। ये 200 नॉटिकल मील के आसपास आते हैं और इसे क्या कहते हैं, तो EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन इसको कहा जाता है। अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र इसे कहा जाता है। नेक्स्ट है हमारा जैव संसाधन और अजैव संसाधन में क्या अंतर है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जैव को लिखेंगे बायोटिक और अजैव को लिखेंगे एबायोटिक। तो जैव के तरफ जितने भी गुण होंगे सारे हम लोग अंतर जब भी लिखते हैं तो बीच में एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इधर सारा चीज़ लिखते हैं। तो जैव संसाधन जो है वो सजीव वस्तु से बना है, जबकि अजैव संसाधन निर्जीव वस्तु से बना है। आगे जैव संसाधन का बात करें तो पृथ्वी के जैव मंडल से प्राप्त होते हैं और अजैव संसाधन का निर्माण अजैविक तत्वों से होता है। जैव संसाधन नवीकरणीय होते हैं जबकि अजैव संसाधन अनवीकरणीय होते हैं। जैव संसाधन कार्बनिक संसाधन कहलाते हैं जबकि अजैव संसाधन अकार्बनिक संसाधन कहलाते हैं। जैव संसाधन पर्यावरण से प्रभावित होते हैं जबकि अजैव संसाधन पर्यावरण से मुक्त होते हैं। अगर जैव संसाधन का उदाहरण का बात करें तो फसलें, जानवर, पक्षी, मछली इत्यादि आएंगे और अजैव संसाधन का उदाहरण होगा कोयला, पेट्रोलियम, लोहा अयस्क, एल्यूमिनियम इत्यादि। नेक्स्ट टॉपिक है कि प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भिन्नता क्यों मिलती है, कि प्राकृतिक संसाधन सब जगह एक समान क्यों नहीं पाया जाता है। तो उसके 4 मुख्य कारण हैं। सबसे पहला भूभाग, दूसरा है जलवायु और तीसरा है ऊंचाई और चौथा है समुद्र से दूरी। तो भूभाग जो है मतलब सरफेस एरिया या आप बोल सकते हैं स्थलाकृति। तो जिस प्रकार से स्थलाकृति पाई जाएगी वहाँ पर उसी प्रकार के रिसोर्स पाए जाएंगे। दूसरा जलवायु, तो जलवायु के आधार पर भी संसाधन बांटे जाते हैं, ठीक है। जलवायु अगर कहीं शीत है तो वहाँ पर उसी प्रकार की रिसोर्स पाई जाएगी, जहाँ कहीं गर्म जलवायु है तो वहाँ फिर वहाँ उसी प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। तीसरा है एल्टीट्यूड, इसको ऊंचाई बोलते हैं। तो ऊंचाई भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में भिन्नता के लिए। और आगे है समुद्र से दूरी। नेक्स्ट हमारा है मानव निर्मित संसाधन, ठीक है। तो प्राकृतिक संसाधन हमने देख लिया, अब देखेंगे मानव निर्मित संसाधन। तो जब प्राकृतिक पदार्थों का वास्तविक रूप बदल दिया जाता है तथा उनका प्रयोग अन्य वस्तुओं को बनाने में किया जाता है तो नई निर्मित वस्तुओं को मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। मानव निर्मित संसाधन बनाने के लिए बहुत से प्रौद्योगिकी की आवश्यकता होती है, या वैसे संसाधन जिसे मनुष्यों के द्वारा बनाया जाता है उसे मानव निर्मित संसाधन कहा जाता है। उदाहरण भवन, औजार, मशीन, मोबाइल, नए उत्पादित वस्तु, ठीक है। नेक्स्ट और आज का अंतिम टॉपिक है हमारा इस वीडियो का, मानव संसाधन क्या है, मतलब थर्ड पार्ट जो है संसाधन का, मानव संसाधन क्या है या मानव एक संसाधन है कैसे, या संसाधनों के विकास में मनुष्य की क्या भूमिका है। 3 प्रकार से इस सवाल पूछे जा सकते हैं। तो मानव खुद भी एक संसाधन है। मानव को उसकी संख्या, शारीरिक एवं मानसिक शक्ति जो है वो संसाधन बनाती है या कौशल भी बनाती है, कौशल विकास। मानव पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करती है। मानव जो है वो पर्यावरण में पाए जाने वाले पदार्थों को संसाधनों में परिवर्तित करती है तथा उन्हें प्रयोग करते हैं। उन्हें प्रयोग
करते हैं। मानव के कौशल के विकास के लिए वर्तमान में सरकार द्वारा 2016 ईस्वी से प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना भी चलाई जा रही, ताकि मानव का जो है वो कौशल विकास हो और मानव जो है संसाधन का अच्छे से यूज कर सकता है। तो बाकी के जो टॉपिक है, बाकी के जो नोट्स है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जा रहा है। और जैसे मैंने बताया कि 6 से 7 पार्ट में ये वीडियो पूरा डिटेल में बनाया जाएगा आप सभी के लिए। तो अगर आप लोग नए आए हैं तो विकास स्टडी विथ विकास पाठक चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इससे आपको बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। तो इसी प्रकार से बने रहें चैनल पर, वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।